close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बैच 1 क्लास नंबर 17, बैच 2 क्लास नंबर 22 और बैच 3 क्लास नंबर 26 में सॉल्व किया था। और हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास भी हो चुकी है क्लास नंबर 25, जो कि NTS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई थी। और बहुत से पास्ट पेपर्स NTS के क्लास नंबर 1 to 10 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनको आप हमारे YouTube चैनल की प्ले लिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं, जिनको आप बासानी विज़िट कर सकते हैं। आज की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम बहुत से कंसेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं, NTS कैंडिडेट्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर NTS का एक पास्ट पेपर देख सकते हैं, ये पेडागोजी के पोर्शन पर मुश्तमिल है। आज इंशाल्लाह हम इन तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इन तमाम क्वेश्चंस को हमने स्लाइड्स की मदद से आपकी खिदमत में पेश किया है। आज का हमारा पहला MCQs है। परसेप्चुअल लर्निंग मीन्स दैट वी एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ सेंसरी डाटा ऑफ द एनवायरनमेंट, B extract information through artificial intelligence, C extract information through intuition, D extract information through history। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेप्चुअल लर्निंग का मतलब क्या, ये क्या होती है। तो कोई भी चीज़ जो हम अपने सेंसेस से सीखते हैं, किसी की भी हेल्प के बगैर जो हम सीख रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे स्किनर ने एक केज में अपनी लर्निंग थ्योरी में एक पिजन को रखा था एक केज में। उस केज में उसने एक स्विच बोर्ड लगाया और उसमें एक छोटा सा स्विच लगा दिया, हरे रंग का या ब्लैक रंग का एक उसने उसमें एक स्विच लगाया छोटा सा। अब पिजन उस स्विच को अपनी चोंच से प्रेस करता है तो उसके सामने खाना आ जाता है। जो स्विच लगा हुआ है छोटा सा, ये क्या स्टिमुलस है उसके लिए, और जो खाना आ रहा है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। तो इससे क्या हुआ, पिजन की लर्निंग हुई। तो क्या इस लर्निंग से पहले भी पिजन की कोई लर्निंग हुई थी? तो जी हाँ, जब ये स्विच लगाया गया उसके केज में, तो सबसे पहले उसने एक हरे रंग के स्विच को या ब्लैक कलर के स्विच को उसने रिकग्नाइज़ किया। उसने उसको पहचाना कि ये स्विच लगा हुआ है, कोई चीज़ है। फिर उसने इसको डिफ्रेंशिएट किया माहौल से, इन्वायरमेंट से उसने इसको डिफ्रेंशिएट किया। उसने इसको अलग समझा कि ये कोई अलग चीज़ है केज से हटकर। फिर वो इसका मीनिंग समझ गया। जब उसने उसको चूंच मारी, उसे पता चल गया कि इसको दबाने से क्या है, खाना आता है। तो ये जो लर्निंग उसकी हुई, स्विच को समझना और इसको दबाना, ये क्या है, उसकी परसेप्चुअल लर्निंग है, जो उसने अपने सेंसेस के ज़रिए सीखा जो कुछ भी। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, A एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ सेंसरी डाटा ऑफ द इन्वायरमेंट। उम्मीद है आपको परसेप्चुअल लर्निंग का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। कोऑपरेटिव लर्निंग रेफर्स टू ए मेथड ऑफ टीचिंग वेयर एम्फेसिस इज ऑन। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, इसमें ज़्यादातर रुझान किस तरफ होता है, दबाव किस तरफ होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। A सोशल वर्क, B टीम टीचिंग, C थिंक पेयर शेयर, D टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप।
इन चारों कंसेप्ट को अगर हम पहले समझ लें अच्छे तरीके से, ए बी सी और डी को, तो आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सोशल वर्क क्या है? कोई भी समाजी काम जो आप लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं। अगर किसी सिटी में पावर्टी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को हेल्प करना कि पावर्टी से किस तरह निकला जाए, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस देना इस हवाले से। तो ये क्या है? सोशल वर्क है, जो आप लोगों की बेहतरी के लिए कोई भी आप काम करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है टीम टीचिंग। अब टीम का जिक्र है तो एक अकेला आदमी टीम तो नहीं बना सकता, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर टीम बनाते हैं। और टीचिंग असातिज़ा की टीम हो गई। तो टीम टीचिंग है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग पर्पसफुली, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज लर्न। तो टीम टीचिंग क्या है? एक इंस्ट्रक्टर्स का, एक टीचर्स का ग्रुप है जो काम कर रहा है किसी खास मकसद के लिए, बाकायदगी से काम करता है और एक दूसरे के कॉपरेशन से काम करता है। वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे से ताकि वो बच्चों की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई कर सकें। तो ये क्या है? टीम टीचिंग है। अब आप अगर एक ही टीचर से कहें कि इसने आइटम डेवलपमेंट का भी काम करना है, पेपर मार्किंग का काम भी इसी के सर पर है, तो बच्चों को पढ़ाना भी इसी ने है, तो ये क्या है? एक टीचर पर फिर बर्डन हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या, एक टीचर्स की टीम तश्कील दी जाती है जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम है आपस में बांट लेती है बच्चों की बेहतरी के लिए। जैसे अगर 30-40 स्टूडेंट्स हैं तो वो उन बच्चों को बाज़ टाइम डिवाइड कर लेते हैं आपस में और मिल के काम करते हैं एक दूसरे के कोऑपरेशन से। बाज़ टीचर्स जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और बाज़ टीचर्स कम इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ज़हनी सलाहियतें हर इंसान की एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए क्या है कि एक दूसरे से वो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से वो पूछते हैं, मुशावरत करते हैं और फिर अच्छे अंदाज में बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? टीम टीचिंग है। नंबर 3 है थिंक पेयर शेयर। फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक टेक्निक है थिंक पेयर शेयर, इसका भी जिक्र किया गया है। थिंक सोचना, पेयर करना मतलब एक दूसरे के साथ बांटना और फिर आगे शेयर करना। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और बच्चों से कहता है कि आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, इसके ऊपर आपने सोचना है। ये एक ऐसी स्ट्रैटजी है कि जो टीचर को ये मालूमात फ्राहम करती है कि बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसको हम बार बार यूनिट में, हम किसी भी यूनिट से गुजरते वक्त हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चे किसी लेसन के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हें 10 मिनट दिए जाते हैं या जो भी टीचर समझता है टाइम दिया जाए उनको कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचना है कि इसका आंसर क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या है। तो आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, आपने सोचना है इस वाले से। तो बच्चे सोचते रहते हैं अकेले बैठ के। तो फिर उनसे कहता है, उनके पेयर्स बना देते हैं, 2-2 बच्चों के पेयर बन गए या 3-3 बच्चों के। तो वो फिर आपस में डिस्कशन करते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर आखिरी मिनट में टीचर उनसे कहता है कि चलें अब आपने आपस में डिस्कशन भी कर लिया। तो फिर वो शेयर करते हैं टीचर से। टीचर उनसे क्या करता है? क्वेश्चनिंग करता है उस वाले से कि इसका आंसर क्या है। फिर बारी बारी तमाम बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो ये क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्ट्रैटेजी है थिंक पेयर एंड शेयर। तो आगे डी है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बहुत से बच्चे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से भी सीख रहे होते हैं बहुत कुछ। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर बात हो रही है तो फिर ये इसका राइट आंसर क्या है? सी, थिंक पेयर एंड शेयर। तो इसमें एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स कोऑपरेट करके किसी चीज़ को समझते हैं पहले। तो इसमें टीचर स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन आता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निशन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ब्लूम ने जो इंटेलेक्चुअल
स्किल्स के ऊपर बात की थी, ज़हनी सलाहियतों के बारे में बात की थी, उसका जो हाईएस्ट लेवल है आपने वो बताना है। तो हम क्लास नंबर 5 में भी ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो जिन दोस्तों ने हमारा लेक्चर नंबर 5 विज़िट नहीं किया हुआ, आप जल्दी से हमारे लेक्चर नंबर 5 को विज़िट करें। वहाँ पर हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छे अंदाज में समझा था। तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर भी कर दूँगा। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है? ए नॉलेज है, बी सिंथेसिस है, सी एवेलुएशन है, डी कम्प्रीहेंशन है, या ई एप्लीकेशन है। तो इन पांचों लेवल्स को, ये 6 लेवल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे एनालिसिस का जिक्र नहीं किया गया। तो इन पांचों लेवल्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? सबसे पहले आप बच्चे को कोई भी बात बताते हैं, मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लासेस के बच्चों को बताते हैं कि दरख्त के 3 पार्ट्स होते हैं, दरख्त का तारफ़ करवाते हैं बच्चों को। तो ये क्या है? नॉलेज है। हमने सिर्फ बच्चों को तारफ़ करवा दिया कि ये दरख्त है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं हमने उनको ये नहीं बताया, सिर्फ हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया बच्चों को। तो ये क्या नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम कर देना। तो अक्सर हमारे यहाँ कॉलेजेस में भी यही प्रॉब्लम है कि हम जो सबसे पहला स्टेज है नॉलेज, हम इसी पर ही काम कर रहे होते हैं। बच्चों को बस बता देते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ तक याद कर लो। स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर भी यही है, रट्टे का सिस्टम जो है चल रहा है हमारे यहाँ। तो क्या हम नॉलेज पे काम कर रहे होते हैं, हमने बुक खोली, बच्चे से कहा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तमाम आंसर्स हमने निशान लगवा दिए बच्चे को और कहा कि बेटा आपने इसको याद करके आ जाना है कल। कुछ भी हमने उसको नहीं बताया, कुछ भी नहीं समझाया हमने उसको। तो बस वो याद करके आ जाता है और अगले दिन आपको सुना देता है या टेस्ट दे देता है। ये क्या नॉलेज है? बस कुछ नहीं, इल्म दे दिया, बस हमने उसको कंप्रीहेंशन पर नहीं हम गए। तो दूसरा जो स्टेज है वो क्या है? कंप्रीहेंशन है। कि जब बच्चा ज़बान से बोले, वो चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान कर सकता हो। जो बात आपने जान ली है अपने अल्फाज में बयान कर सकते हो। अगर आप बयान नहीं कर सकते तो कंप्रीहेंशन नहीं हुई। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं बच्चे के। वो अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझ लेता है, उसको अपने अल्फाज में बयान कर लेता है, तो उसके अंदर हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या है? कंप्रीहेंशन है। बच्चे की क्या कंप्रीहेंशन होगी अगर वो उसको उस चीज़ को अपने अल्फाज में बयान कर सकता है। तो तीसरे नंबर पे जो इसकी स्टेज है वो क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा होता है, अप्लाई करता है इसको, वो चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मसाइल को हल करने में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो वो क्या, जो कुछ उसने सीखा है उसको वो क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है आगे अपनी अमली ज़िंदगी में। तो चौथी स्टेज इसकी क्या है? एनालिसिस। बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की सलाहियत। अगर हम बच्चे से कहें कि बेटा 10 रुपये की एक पेंसिल है तो 50 रुपये की कितनी पेंसिल्स आएंगी, तो बच्चा जो है हमें फ़ौरी तौर पे कैलकुलेशन करके ये बता देगा कि सर अगर 10 रुपये की एक है तो 50 रुपये में 5 पेंसिल्स आएंगी। तो क्या है, उसका दिमाग जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देता है। वो मल्टीप्लाई उसने किया 10, 5 are 50, तो 5 पेंसिल्स आएंगी सर। तो क्या है, उसने वो चीज़ों को तोड़ना सीख जाता है एनालाइजिंग में। तो इसके बाद कौन सा स्टेप आता है एनालाइजिंग के बाद? सिंथेसिस। बी ऑप्शन, सिंथेसिस आता है। सिंथेसिस में क्या होता है डियर फॉलोवर्स? सिंथेसिस में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, वो अपनी थ्योरी डेवलप करना सीख जाता है। वो इस काबिल हो चुका है कि वो अपने मेथड बनाना शुरू हो जाता है, अपने तरीके ईजाद करना शुरू कर देता है। वो इतना क्रिएटिव हो चुका है कि वो
आप दूसरी चीज़ों को अपनी चीज़ों के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाता है और नई थ्योरी डेवलप करना शुरू हो जाता है, अपने तरीके ईजाद करता है वो। और आखिरी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो स्टेप है वो क्या है? एवेलुएशन। एवेलुएशन में क्या होता है? एवेलुएशन में बच्चा अपनी राय कायम करता है, जो बात आपने इसको पढ़ाई है वो इसको वैल्यू देना शुरू कर देता है। मसलन वो कहता है कि मेरी राय में ये है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना शुरू कर देता है। ये राय उसकी ज़ाती राय होती है। ये वो स्टेज होती है जहाँ स्टूडेंट रूल्स के हिसाब से जजमेंट करता है, मेरा ख्याल ये है, मेरी जजमेंट ये है। तब जाके हम ये सोचेंगे कि बच्चे के अंदर एवेलुएशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो जो हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, इसका कौन सा लेवल है जी? सी, एवेलुएशन। बाद में एक रिवाइज्ड वर्जन भी पेश किया गया, तो उस वर्जन में जो क्रिएटिविटी है उसको लास्ट पे रखा गया, सिंथेसिस को। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है जी? एवेलुएशन। उम्मीद है आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल हर सूरत में किया करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट्स प्रोबेबली आर नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन ए डेमोस्ट्रेशन मेथड, बी लेक्चर मेथड, सी डिस्कवरी मेथड, डी इंक्वायरी मेथड, ई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इन चारों टॉपिक्स को, बल्कि 5 टॉपिक हैं ई तक, अगर हम इनको समझ लें कि डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड क्या है, डिस्कवरी मेथड और इंक्वायरी मेथड को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को, तो हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर इनको हम समझ लें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो लिखते रहा करें, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करें, क्योंकि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करता हो। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें ए की, तो जब आप बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेमो। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड में जितने भी हमारे स्किल वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे जोग्राफिया हो गया, सोशल स्टडी, इसमें आते हैं। मींस के अगर हम बच्चे को नक्शा पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास रियल में भी नक्शा मौजूद होना चाहिए, जिसमें हम बच्चे को ज़मीन की मुख्तलिफ सतहें पर आ रहे हैं। मींस हमारे पास इसके सैम्पल्स और चार्ट्स मौजूद होने चाहिए। डेमो का कोई मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेशन मेथड कहेंगे। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड है जो ये प्रैक्टिकल लैब्स में होता है, मुज़ाहराती तरीका प्रैक्टिकल लैब्स में होता है, फील्ड ट्रिप्स इसमें आते हैं। मींस कि हम बच्चे को किसी कारखाने में ले जाते हैं और तमाम चीज़ें दिखाते हैं। सिमुलेशन इसमें आती है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए चीज़ें डिफ़ाइन की गई हूँ। डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कोई भी हमने इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री ले ली और उसकी ट्रांसलेशन करके हमने बच्चों को समझा दिया, तो ये कौन सा मेथड है? डेमोस्ट्रेशन मेथड कहलाएगा। इंशाल्लाह हम अलग अलग से लेक्चर भी इन तमाम पर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आगे नंबर 2 है लेक्चर मेथड। अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें तो हमारे यहाँ अक्सर ये देखने में आया कि जिस जगह हमें डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ करना होता है वहाँ पर भी हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में इतनी टीचर्स की जो स्किल्स हैं, इतनी स्किल्स यूज़ नहीं होती। तो लेकिन लेक्चर मेथड में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। एक टीचर क्लास में खड़ा होता है और उसने मुकम्मल तैयारी की होती है, और वो क्लास टाइम को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहले हिस्से में वो डिस्कशन करता है,
वो 25 मिनट लेक्चर के लिए मखसूस कर लेता है। इन 25 मिनट में 5 मिनट उसके इंट्रोडक्शन के हो गए, 15 मिनट में वो डिटेल पेश करता है और आखिरी 5 मिनट में वो ख़ुलासा पेश करता है, और लास्ट 15 मिनट्स जो होते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इस तरह टोटल 40 मिनट्स जो हैं पूरे हो जाते हैं। तो लेक्चर मेथड में हम क्या करते हैं, नाउन से हम अननाउन की तरफ जाते हैं, लेकिन लेक्चर मेथड में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। शर्त क्या है, फोकस, कि टीचर और स्टूडेंट्स फुली फोकस्ड हों वाइट बोर्ड की तरफ। तो अब हम कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे लेक्चर मेथड की। तो सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हर बच्चे की जो ग्रिप होती है क्लास के अंदर समझने की, वो कितने मिनट होती है, 25 मिनट। 25 मिनट तक बच्चा जो है वो ग्रिप रख सकता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो इससे ज़्यादा हमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और आखिरी 15 मिनट हमें डिस्कशन के लिए रखने चाहिए, क्वेश्चन आंसर के लिए हमने रखने चाहिए बच्चों से पूछने के लिए। और लेक्चर मेथड में नंबर 1 पे है फोकस इज़ बैकबोन। फोकस है तो सब कुछ है, नो फोकस नो लेक्चर मेथड। फोकस फर्स्ट देन एवरीथिंग। अगर आप टर्म्स के कंसेप्ट नहीं दे रहे तो आप फेल हैं, ये लेक्चर मेथड नहीं है। आपने बच्चों को छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर करवाने हैं, बच्चों को छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में भी साथ साथ बताना है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। नंबर 2, बेहतरीन लेक्चर वो होता है जो थीम पर बात करे, मौजू एक हो। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि टॉपिक से हट के कहीं और चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, और उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है और क्लास का टाइम भी ओवर हो जाता है। बच्चे भी खुशी से उसको सुनते रहते हैं। तो आपने टॉपिक पर रहना है। टीचर शुड बी फुली फोकस्ड ऑन टॉपिक। टीचर अगर कोई मिसाल देता है तो कहीं और गुम नहीं हो जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए जल्दी। मौजू एक हो और आप मौजू पर कायम रहें। नंबर 3 जो क्वालिटी है लेक्चर मेथड की, कि अगर मैं कोई नया अल्फाज बोल रहा हूँ, तो कोई नया लफ्ज़ बोलता हूँ तो इसको एक्सप्लेन भी किया जाए, इसका इमेज, इसकी पिक्चर क्लियर हो। टर्म्स को आपने ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना है, बगैर तसव्वुर के कुछ भी नहीं है, बच्चा नहीं समझेगा कोई भी चीज़ आपकी। तो नंबर 4 पे इसकी क्वालिटीज़ में आता है फेमिलियर एग्जांपल्स आपने देनी है, रेलिवेंट एग्जांपल्स देनी है आपने। जब आप अल्फाज बोल रहे हूँ तो क्लियर अल्फाज बोल रहे हूँ, इंग्लिश की या उर्दू की या जो भी सब्जेक्ट है, आपकी फ्लुएंसी जो है ठीक ठाक हो, आप अटक ना रहे हूँ बार बार। इस तरह बच्चे की कनेक्टिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। आगे अगर हम और बात करें नंबर जो हमारा 6 पॉइंट है, एक अच्छा और बेहतरीन लेक्चर वो होता है जिसमें आपके पास एग्जांपल्स हों। आप कोई चीज़ दिखाएं बच्चों को मोबाइल पर, पीसी पर या इंटरनेट पर, स्लाइड्स की शक्ल में आपके पास मटेरियल मौजूद हो। और नंबर 7 क्या है, एक गुड लेक्चर अप्लाइज डिफरेंट अप्रोचेस। एक दिन आपने वाइट बोर्ड पर बच्चों को समझा दिया, दूसरा दिन स्लाइड्स पर आपने समझा दिया बच्चों को। तो क्या डिफरेंट अप्रोचेस आपने यूज़ करनी है लेक्चर मेथड में, बच्चों का जो है इंटरेस्ट उसको बहाल रखने में। और लेक्चर मेथड जो है ये 3 तरीक़ों से होता है, चॉक एंड टॉक, वाइट बोर्ड पर आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। नंबर 2 इसमें स्लाइड्स आपकी आ जाती हैं, स्लाइड शोज़ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद विजुअल थिंकिंग आपकी आ जाती है। विजुअल थिंकिंग क्या है, किसी चीज़ को ताकि आप जहन में रख सकें। जब आप पढ़ा रहे हों तो पूरा लेक्चर एक स्ट्रक्चर के तौर पर आपके जहन में रह जाए। और विजुअल थिंकिंग जो है बहुत इफेक्टिव है लेक्चर मेथड में।
विजुअल थिंकिंग क्या है? मीन्स कि आपने एक गोल दायरा लगाया, उसमें पाकिस्तान लिखा और उसके आगे पीछे आपने मुख्तलिफ लाइनें लगा के जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उनके नाम लिख दिए। ये क्या विजुअल थिंकिंग है? तो इसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप कि लेक्चर मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे सी ऑप्शन है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड क्या है? डिस्कवर करना किसी चीज़ को, खोज लगाना। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने बच्चों को मैप दिया हाथ में और आपने बच्चों से कहा कि बेटा आपने डिस्कवर करके देना है, इस चीज़ को तलाश करके देना है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ की बॉर्डर लाइन जुड़ी हुई है। तो बच्चे क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे, तलाश करेंगे जो मैप है इसके अंदर से। तो ये क्या है? डिस्कवरी मेथड है, जिसमें आप बच्चों से ज़्यादा वर्क ले रहे होते हैं। और डी ऑप्शन है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन और आंसर के ज़रिए हम बच्चों से ही कोई भी टॉपिक सॉल्व करवाते हैं। बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और बच्चे ही उस टॉपिक को सॉल्व करते हैं और टीचर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से काम लेता है, इंक्वायरी करता है इस चीज़ की कि बच्चे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या मालूमात हैं उनके पास। तो ये क्या है? इंक्वायरी मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? ये भी एक टेक्निक है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। इसमें क्या होता है? टीचर जो होता है एक प्रॉब्लम पोज करता है स्टूडेंट के सामने और बच्चों से कहते हैं कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ ओरली या रिटन फॉर्म में इसका आंसर पेश करते हैं। बच्चे जो जवाब देते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं, इससे इंडिकेशन होती है उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कि वो किस तरह समझते हैं, कितना समझते हैं रिगार्डिंग द यूनिट बीइंग स्टडीड। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में वो कितना समझते हैं, किस तरह समझते हैं। और बच्चों का जो रिस्पांस होता है, जो वो रिस्पांस देते हैं, इससे इस चीज़ की भी इंडिकेशन होती है कि हमें किस किस्म का इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है बच्चों को देने की ड्यूरिंग फ्यूचर लेसन्स। तो कौन सी टेक्निक्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी किसी बच्चे को आगे ले जाने की। तो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टूडेंट्स प्रॉबेबली आर नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन बी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं एक्टिवली इंगेज्ड नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो बाकी जो मेथड है, डिस्कवरी मेथड में भी बच्चों ने ही काम करना है और डिस्कवरी मेथड जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इंक्वायरी मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चों ने ही काम करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी बच्चों ने ही काम करना होता है और ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। डेमोस्ट्रेशन मेथड में भी बच्चों से काम लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ लेक्चर मेथड में बच्चे जो होते हैं आगे पीछे उनका दिमाग चला जाता है। अगर टीचर आगे पीछे चला जाए तो बच्चे डबल आगे पीछे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉबली आर नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो इसमें बच्चे जो होते हैं एक्टिवली इंगेज्ड नहीं होते। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई राय हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने सिर्फ फर्स्ट 4 MCQs को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करें। बहुत सी चीज़ें अभी डिस्कस करना बाकी हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.